हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने आपसे पूछा था कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने बताया कि साइंस में किन्हीं ने बोला बायोलॉजी, किन्हीं ने बोला केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ये सेशन एंड तक देखिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह मिला तो हम लोग आने वाले सेशन में 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी शेड्यूल बनता है हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होने का या लाइव सेशन का, तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा लाइव सेशन कब होगा, कौन सी वीडियो कब डाली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को 5 to 10 सेकंड का समय दूंगी, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। उनका नाम बताना है जिन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। तो इनका जो नाम है फ्रेंड्स वो है डॉक्टर सलीम अली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली जो है ये एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित ढंग से पक्षियों का सर्वेक्षण किया, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने एक और चीज़ की कि इन्होंने पक्षियों पे बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिससे क्या हुआ कि इन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बना दिया। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक का नाम है। याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किनकी रचना है, उनका नाम बताना है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन है ये सारे आपके पास, तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, इसके राइटर का नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है? तो इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसका प्रकाशन कब किया गया वो भी मैं बता देती हूँ। इसका प्रकाशन किया गया था 24 नवंबर 1859 में। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के राइटर हैं चार्ल्स डार्विन, और यह बुक पब्लिश हुई थी 24 नवंबर 1859 में। और इस बुक में बताया गया है कि प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे के बारे में तो हम लोग जानते ही होंगे, लगभग सारे लोग ही जानते होंगे एक्सरे क्या होती है। तो हमें बताना ये है कि एक्सरे की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, उनका नाम बताना है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी WC रोंटगेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, WC रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। यह कब हुई थी खोज, ये भी पूछा जाता है। तो एक्सरे की खोज हुई थी 1895 में। खोज की थी WC रोंटगेन ने, और इसकी खोज हुई थी 1895 में।
आप लोग नोट करते चलिएगा, या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्वप्नों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, स्वप्नों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओनिरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओनिरोलॉजी कहलाता है स्वप्नों के अध्ययन को। ठीक है, हम लोग बाकी के दो ऑप्शन जो है इथोलॉजी और फिनोलॉजी, इसके बारे में जान ही लेते हैं। तो इथोलॉजी क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं किस चीज़ का अध्ययन, तो इसमें हम लोग करते हैं एनिमल बिहेवियर का अध्ययन। कोई एनिमल कैसे बिहेव करता है उसकी जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं इथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होता है, तो फ्रेनोलॉजी में सिर का जो आकार होता है, ह्यूमन बॉडी में जो सिर होता है उसका जो आकार होता है उसके अकॉर्डिंग कैसा व्यक्तित्व होगा, मनुष्य में कैसी प्रतिभा होगी, उसकी मानसिक क्षमता कैसी होगी, इस सब का जो अध्ययन करते हैं वो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनिरोलॉजी। राइट, तो क्लियर हो गया होगा ये। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ट्रेडमिल टेस्ट को बहुत सारे जगहों पे ऐसे TMT करके भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। TMT फुल फॉर्म होता है ट्रेडमिल टेस्ट का। तो यह किस चिकित्सा से संबंधित है ये बताना है। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा हृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडमिल टेस्ट जो है उसका संबंध है हृदय से। इसके बारे में मैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है उसे एक्सरसाइज टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक मशीन होता है, इस मशीन पर जो पेशेंट होते हैं यानी मरीज, उन्हें चलाकर और दौड़ाकर उनके हार्ट बीट की जांच की जाती है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि वो प्रोटीन का क्या नाम है जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त को जमाने में उपयोग में आता है। ये इतना ऑप्शन है आपके पास, बताना है उसमें से कौन सा सही होगा। अपना आंसर आप लोग मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि रक्त को जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन उपयोग में आता है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ हम लोग कि ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है वो बनता कहाँ है, तो ये बनता है लिवर में। ये कैसे काम करता है, तो जब भी आपको चोट लगती है और चोट की जगह पे ब्लीडिंग होता है तो यह क्या करता है कि यह उस स्थान को अघुलनशील धागों की तरह ढक लेता है, यानी जालों की तरह ढक लेता है। यह जो है ये चोट की जगह पर तब तक रहता है जब तक कि चोट ठीक ना हो जाए, और इससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, खून बहना बंद हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन से 4 आपके पास, बताना है कि टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो पाई जाती है पैर में। पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। टिबिया जो है वो पैर के एंटीरियर और मीडियल साइज में स्थित होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सीरा बोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सीरा बोन। ठीक है, इसे हम लोग सीरा बोन भी कहते हैं। राइट, तो क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार का एमिनो अम्ल यानी कि अमाइनो एसिड पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है, ये सारे ऑप्शन से बताना है। कितने प्रकार का अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो मैं बता देती हूँ, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 टाइप्स के टोटल अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। राइट, क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर सेशन पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि यानी ग्लैंड का नाम बताना है जो कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करती है। वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो जो ग्रंथि होती है वो है मेडुला ग्रंथि यानी कि मेडुला ग्लैंड। यह जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि यह जो है मेडुला ग्रंथि यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जब इंसान तनाव में रहता है या तनाव की स्थिति में ह्यूमन बॉडी रहती है तो यह हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इस तरह ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अब हम लोग बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह जो है मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे वाले हिस्से में स्थित होती है। इसका जो आकार होता है वो एक मटर के दाने के आकार का होता है, यानी बहुत छोटा सा होता है ये। इसकी जो वेट होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है 0.5 ग्राम। ये भी पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा, इसका जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम। ठीक है, और हम लोगों ने जान ही लिया कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लें तो यह जो होता है यह गले के नीचे स्थित होता है। यह ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं। तो सेरिबेलम क्या होता है? यह जो है यह बॉडी में ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसके साथ ही बॉडी बैलेंस भी बनाए रखता है। ये सेरिबेलम का काम होता है। तो हम लोगों ने चारों के बारे में जान लिया अच्छे से, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेडुला ग्रंथि। राइट, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। वो ड्रग का नाम बताना है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि कैंसर के इलाज में जिस ड्रग का प्रयोग किया जाता है वो होता है इंटरफेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरॉन। ये क्या होता है? तो यह वायरस संक्रमित सेल्स के द्वारा उत्पादित प्रोड्यूस्ड प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि जो भी स्वस्थ सेल्स यानी जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो उसका व्यक्ति का जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। जब भी कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। भोजपत्र किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। भोजपत्र बताना है कि यह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, उसका नाम बताना है, उस वृक्ष का नाम बताना है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए।
इसका जो आंसर होगा मैं बता देती हूँ, मैच कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेचूला। भोजपत्र जो होता है वो बेचूला जो वृक्ष होती है उसकी छाल से प्राप्त होता है। बेचूला वृक्ष की छाल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जराविक 7 क्या है? आई थिंक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा जार्विक 7 क्या है बताना है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ इसका। जार्विक 7 जो है वो होता है कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय का नाम है जार्विक 7। ह्यूमंस यानी मानवों ने क्या किया कि पहली बार जब सफलतापूर्वक एक कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया था 1982 में पहली बार, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? जार्विक 7। ठीक है, जब पहली बार 1982 में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था तो उसका नाम रखा गया था जार्विक 7। ये हुआ था 1982 में। किन्होंने किया था? तो ये किया था विल्फ जोहान कोल्फ और रॉबर्ट जार्विन की टीम ने। रॉबर्ट जार्विन और विल्फ जोहान कोल्फ, ठीक है, इनकी टीम ने किया था। क्या किया था कि ये जो कृत्रिम हृदय है उसको डिजाइन किया था। इसका प्रत्यारोपण हुआ था 1982 में और इसका नाम रखा गया था जार्विक 7। राइट, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन का नाम बताना है जो अस्थि में पाया जाता है। तो वो जो प्रोटीन है वो कौन सा है? आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं बता देती हूँ, मैच कर लीजिए आप लोग आंसर कि वो जो प्रोटीन है उसका नाम है ओसीन। ओसीन नामक प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। लेट्स मूव टू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन है कि सबसे कम जल की ज़रूरत इनमें से किसे होती है? इनमें से किसे सबसे कम जल की ज़रूरत होती है? इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खजूर। खजूर जो होता है उसे सबसे कम जल की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई आपके पास सजेशन हो हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप लोगों के इस सेशन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।